हेल्दी मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक ऐसी डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डिवाइस, इसके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। इस डिवाइस को इन्वेंट किया है रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव ने, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। Help people in their well-being. It is very important in everyday life, in everyday activity. The man behind the science and technology is Dr. Konstantin Korotkov from St. Petersburg, Russia. Dr. Korotkov has an impressive resume, publishing over 200 peer-reviewed papers on the electrophotonics field and has led research on the subject for 40 years. He holds 7 patents and is an esteemed published author and lecturer internationally. We are talking about the notion of energy. So we can see energy redistribution on different organs and systems. उन्होंने बायोफोटोनिक एमिशंस, कैरिलियन फोटोग्राफी, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, एनर्जी मेडिसिन, इस साइंस को बहुत लंबे समय तक एक्सप्लोर किया और समझने के बाद उन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया। कैरिलियन फोटोग्राफी आपने सुना ही होगा, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोटोग्राफ की फॉर्म में लेकर आपको दिखाता है। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव ने स्टडी करने के पश्चात उसको एडवांस वर्जन, यानी कि ऑरा फोटोग्राफी का एक एडवांस वर्जन जो है GDV बायोवेल डिवाइस। कैसे काम करता है ये डिवाइस, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स we are 5 layers of energies. We are not single body, we are 5 layers of energies. These 5 layers are vibrating at different frequencies. The first layer, called as physical body, that is vibrating at a lower frequency and highest wavelength. That's why we are able to see and perceive this physical body with our eyes. But why we are not able to see rest of the 4 bodies, rest of the 4 energy layer? Because they are vibrating at a lower frequencies. They are vibrating at higher frequencies and lower wavelength. And with the help of our 5 senses, we are not able to perceive that frequencies and that wavelength. फिर कैसे इन्हें देखा जाए? इसी का सॉल्यूशन है GDV बायोवेल। क्वांटम फिजिक्स ने मेडिकल साइंस के डायमेंशन को ही चेंज कर दिया है। अभी तक मेडिकल साइंस न्यूटोनियन फिजिक्स पर आधारित था, यानी कि वो केवल ब्रेन और बॉडी की बात करता था। लेकिन इस ब्रेन और बॉडी में भी हम डॉक्टर्स ECG, EEG से जो डायग्नोसिस बनाते हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी की एनर्जीज का ही होता है। ये एनर्जी जो बॉडी की फॉर्म में है, सेलुलर वोल्टेज, ऑर्गन वोल्टेज, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जहां बात आती है सटल एनर्जी की, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसको मेडिकल साइंस नहीं मानता। बट क्वांटम फिजिक्स अब मेडिकल साइंस को देखने का एक नया नजरिया दे रहा है, मेडिकल साइंस के लिए एक नया फील्ड दे रहा है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेडिसिन, हमारे चारों तरफ एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे आम लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में ऑरा कहा जाता है, बट साइंटिफिक टर्म उसके लिए है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इस फील्ड के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम ECG या EEG के द्वारा बॉडी से ऑर्गन्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका यूज डायग्नोसिस में करते हैं, सेम टू सेम ये जो बायो फील्ड है, अगर कुछ ऐसी डिवाइसेस हों जिससे हम इस बायो फील्ड का एनालिसिस कर सकें, इंफॉर्मेशन यहां से कैप्चर कर सकें, तो शायद बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें डिजीज और हेल्थ के बारे में मिल सकती हैं, जिसका पता अभी हम मेडिकल साइंस के द्वारा नहीं लगा पा रहे हैं। और इसी फील्ड पर काम करते हुए रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटोकोव ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया। अभी तक इस बायोफील्ड को एनालाइज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत कम डिवाइसेस हैं, जिनमें से 2
डिवाइसेस को ऑथेंटिक माना गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड माना गया है। ये 2 डिवाइसेस हैं, फर्स्ट GDV बायोवेल जिसकी आज हम बात करेंगे, और दूसरा है बायोफील्ड व्यूअर जो आपका लाइव ऑरा और बायोमैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस को शो करता है। पहले हम समझेंगे कि ये GDV बायोवेल है क्या, कैसे काम करता है और इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट हैं। GDV बायोवेल आपके फिंगर्स को स्कैन करता है। जब आप इसमें फिंगर इंसर्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड को टच करते हैं तो एक हल्का सा करंट, बहुत ही माइनर क्वांटिटी का, बहुत ही माइनर वोल्टेज का आपके फिंगर्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से इस फिंगर के इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट स्टेट में आते हैं, लोअर ऑर्बिट में डाउनफॉल होते हैं तो वो फोटोन एमिट्स करते हैं और ये इलेक्ट्रोफोटोनिक एमिशन जो होता है उसको ये बायोवेल कैमरा, GDV बायोवेल, उसके अंदर जो सेंसर कैमरा लगा हुआ है वो कैप्चर करता है और इस कैप्चर करने के बाद इस बायोफोटोनिक एमिशन से, इमेजेस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इस पर्टिकुलर फिंगर से रिलेटेड ऑर्गन्स की। हमारी हर फिंगर मोर देन 10 ऑर्गन्स के साथ जुड़ी होती है। तो इस तरीके से ये जो 10 फिंगर्स हैं इसके द्वारा हम पूरी बॉडी के डिफरेंट सेल्स का, डिफरेंट ऑर्गन का, डिफरेंट टिश्यूज का बायोफोटोनिक एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं। और अमेजिंग बात यह है, सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सारे चेंजेस, एनर्जी चेंजेस जब आप एनालाइज करते हैं तो देखने को मिलता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट के फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, ये दोनों चेंजेस आपस में कॉन्साइड करते हैं, सिमिलर होते हैं। मेडिकल साइंस अगर इस GDV बायोवेल साइंस को, इस बायोफील्ड की साइंस को इंटीग्रेट करे तो बहुत सारी डिजीजेस का क्योर फाइंड आउट किया जा सकता है, बहुत सारे डिजीजेस को प्रिवेंटिव लेवल पर ही डायग्नोज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेडिसिन, हमारे शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस, डिजीज, उनका जो प्रोग्रेस होता है वो कुछ स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है एनर्जी चेंजेस, यानी कि जो सेलुलर वोल्टेज है वो चेंज होना शुरू होती है, सेल का एनर्जी चेंज होना शुरू होता है। उसके बाद वो सेलुलर वोल्टेज और सेलुलर एनर्जी चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं और फिजियोलॉजिकल के बाद फिर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ये बायोकेमिकल चेंजेस मतलब आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिकल एनालिसिस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे चेंजेस उसके बाद ही आते हैं और इसके बाद आता है फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस। उसमें एनाटॉमी चेंज हो जाती है, यानी कि उसके अंदर या तो कोई गठान बन जाएगी या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे, स्टोन बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा या उसकी स्ट्रक्चर डिसफॉर्म हो जाएगी। यानी पहले एनर्जेटिक चेंजेस, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिर बायोकेमिकल चेंजेस, फिर एनाटॉमिकल चेंजेस। ये है टोटल पैथोलॉजी। मेडिकल साइंस बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस को बहुत अच्छे से डायग्नोज कर लेता है। बहुत सारी मशीनें हैं, USG है, CT स्कैन है, MRI है, PET स्कैन है और बहुत सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट हमने इजाद कर लिए हैं। लेकिन ये जो एनर्जी चेंजेस हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई डिवाइस नहीं है। कितना अच्छा हो कि हम अगर ये एनर्जी चेंजेस को पहले से ही डिटेक्ट कर लें और डिटेक्ट करने के बाद कुछ इंटरवेंशन भी कर सकें ताकि ये एनर्जी चेंजेस को वापस रिवर्स किया जा सके। और एक बार हमने सेलुलर वोल्टेज और सेलुलर वोल्टेज और एनर्जी चेंजेस को रिवर्स कर दिया तो ये जो डिजीज का प्रोग्रेशन है बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, उसको रोका जा सकता है। यही है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। लेकिन यहां पर मेडिकल साइंस के पास कोई डिवाइसेस नहीं है। तो इस बात को जब मैंने समझा और समझने के बाद मैंने डिवाइसेस को डिस्कवर करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मुझे पता चला GDV बायोवेल के बारे में। और ये GDV बायोवेल फिर हमने परचेज किया। परचेज करने के बाद इसे मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में इंटीग्रेट किया, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को देखते हुए और क्यूरेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए। प्रिवेंशन कैसे कि हम डिजीज को पहले से ही डायग्नोज कर लेते हैं एनर्जी लेवल पर, और क्यूरेटिव कैसे
कि अगर डिजीज हो गई है, अब डिजीज को वापस रिवर्स करने के लिए, वापस नॉर्मल करने के लिए, क्योर करने के लिए हमको वापस उसके एनर्जी चेंजेस तक जाना होगा। मेडिकल साइंस सर्जरी या मेडिसिन के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि डिजीज को कंट्रोल करता है। लेकिन वो करने के बाद डिजीज परमानेंट क्योर नहीं होती, फिनिश नहीं होती। अगर हमें उसे परमानेंटली क्योर करना है तो वहां पर उसके सेलुलर वोल्टेज तक जाना होगा, एनर्जी चेंजेस तक जाना होगा सेल के, और एनर्जी चेंजेस को वापस नॉर्मल करना होगा। तो यहां पर क्यूरेटिव एस्पेक्ट काम करता है। सपोज किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर रिमूव कर दिया गया, पैथोलॉजी रिमूव हो गई, एनाटॉमिकल टिश्यू रिमूव हो गया, उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दे दिया गया, और अब रिमूव होने के बाद उस एरिया में दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। आपने सुना ही होगा कि कैंसर रिकरेंस होता है। तो रिकरेंस को कैसे हम देख सकते हैं? इस डिवाइस के द्वारा हम क्या देखते हैं कि यहां पर एनर्जी चेंजेस अभी नॉर्मल हुए कि नहीं हुए, यानी कि जो भी हमने उसका इंटरवेंशन किया, सर्जरी या मेडिसिन या इंजेक्शंस, उसके बाद वहां की सेलुलर वोल्टेज क्या नॉर्मल आई? ज्यादातर केसेस में सेलुलर वोल्टेज वापस नॉर्मल नहीं आता, इसीलिए वो सेलुलर एनर्जी चेंजेस वहां पर वापस होने शुरू हो जाते हैं और फिर वापस से डिजीज रिकरेंस हो जाती है। तो अगर हमें इस रिकरेंस को प्रिवेंट करना है तो हमें कहां तक जाना होगा? उस सेल के वोल्टेज को वापस एनर्जी चेंजेस को रिवर्स करके नॉर्मल लाना होगा। इस तरीके से ये डिवाइस आपकी मदद करता है सेलुलर वोल्टेज को सर्जरी के बाद या मेडिसिन के बाद ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या एनर्जी लेवल चेंजेस नॉर्मल आ गए हैं, नहीं आए हैं। मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जो भी थेरेपीज हैं कैंसर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें तो लेना ही होगा क्योंकि डिजीज वहां तक प्रोग्रेस कर गई है। लेकिन उसको लेने के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि हम कैंसर को रिकरेंस नहीं चाहते। अगर रिकरेंस नहीं चाहते तो हमें सेलुलर वोल्टेज को वापस नॉर्मल लाना होगा। लेकिन अभी तो कोई डिवाइस ही नहीं है ना कि हम सेलुलर वोल्टेज को समझ सकें। इस डिवाइस की मदद से मैं सेलुलर वोल्टेज तक समझता हूं कि वहां की सेलुलर एनर्जी वोल्टेज नॉर्मल आया कि नहीं आया, और एक बार उसको नॉर्मल ला दिया गया तो रिकरेंस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और अगर इसको नॉर्मल तरीके से बोलूं, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल टेरेन, यानी कि सेल इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ, इंटरसेलुलर फ्लूइड के साथ एक अपना बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंटरनल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेंटेन करती है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, सेल का पीएच होता है, सेल की स्ट्रक्चर होती है। यहीं पर होता है सेलुलर एनर्जी आल्सो। सेलुलर एनर्जी, सेलुलर वोल्टेज, ये भी बायोलॉजिकल टेरेन का ही पार्ट है। जब भी बायोलॉजिकल टेरेन के अंदर, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले सेलुलर वोल्टेज चेंज होती है। नेगेटिव पॉजिटिव जो मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल्स हैं वो चेंज होते हैं, और वहां के बाद फिर सेल के इनसाइड वहां के जो एनर्जी चेंजेस हैं वो होने शुरू होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बताया जैसे कि वो एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शंस, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, वो सारी आनी शुरू हो जाती है। तो आज एनर्जी मेडिसिन इस बात को एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे सेलुलर वोल्टेज को, एनर्जी चेंजेस को चेंज किया जा सकता है, और इसको मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके हम कितने अच्छे से डिजीज के प्रिवेंशन में और क्यूरेटिव पार्ट में रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये डिवाइस मैं यूज कर रहा हूं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स में, बट विद इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल थेरेपीज एंड मेडिकल साइंस। क्योंकि मेडिकल साइंस डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी साइंस है, बट वो डायग्नोसिस फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजिकल लेवल पे करता है, वो एनर्जी लेवल पे नहीं करता। इफ वी वांट टू डायग्नोज डिजीज प्रायर टू फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल लेवल, देन वी हैव टू यूज दिस डिवाइस। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस के अंदर में होता क्या है और कैसे कैसे ये डायग्नोज करता है। जैसे मैंने बताया, ये फिंगर्स के जो 10 पॉइंट्स हैं, एक फिंगर 10 ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंगली पूरे शरीर का बायोफोटोनिक एनालिसिस गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन मेथड के द्वारा डायग्नोज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के चारों तरफ, फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये बायो फील्ड का नॉर्मल वोल्टेज होता है या नॉर्मल एनर्जी होता है 40 to 70 जूल्स। 40 to 70 जूल्स। अगर वोल्टेज
इस रेंज के बाहर चला गया, यानी कि लेस देन 40 हुआ या मोर देन 70 हुआ, तो आपका ये जो बायोफील्ड है इसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और ये चेंजेस बायोफील्ड एनालाइजर के द्वारा या इस जीडीवी बायोवेल के द्वारा देखा जा सकता है। हम समझ सकते हैं इस ऑरा के दो पार्ट होते हैं, एक इनर ऑरा, एक आउटर ऑरा। इनर ऑरा एक सर्कल की तरह, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपके चारों तरफ काम करता है, और आउटर ऑरा एक फेदरी लेयर होता है। ये फेदर्स होते हैं जो ऐसे मूव करते रहते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से और डिजीजेस से या एक्सटर्नल जर्म से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली एनर्जी चेंजेस से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ड्यू टू हरी वरी एंड करी, ड्यू टू स्ट्रेस, ये ऑरा डिस्टर्ब होते रहता है। और एक बार ऑरा के ये फेदर्स डिस्टर्ब हुए या इनर ऑरा में होल्स बन गए, वो प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं रहा, तो नेगेटिव एनर्जी और डिजीजेस हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो जीडीवी बायोवेल के द्वारा आप अपना ये जो ऑरा है इसके दो पार्ट्स को देखेंगे, आउटर ऑरा, इनर ऑरा। आउटर ऑरा में ये पता चलेगा कि आपके फेदर्स की कंडीशन कैसी है, और इनर ऑरा में आपको ये देखना होगा कि इसका प्रोटेक्शन कंप्लीट है कि नहीं, कहीं से प्रोटेक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। फिर देखना होता है ओवरऑल वोल्टेज 40 to 70, लेस देन 40 इज हाइपो एनर्जी स्टेट, मोर देन 70 इज हाइपर एनर्जी स्टेट, एंड बोथ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ इटसेल्फ इज ए एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी प्रॉपर है तो आपकी हेल्थ प्रॉपर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। वी आर वाइब्रेटिंग बॉडी। सो ये स्कैन जो है ये आपके एनर्जी हेल्थ स्कैन है, यानी कि आपके हेल्थ को एनर्जी लेवल पर डिटेक्ट करके बता रहा है। 40 to 70 होना चाहिए नॉर्मल एनर्जी ऑफ हेल्थ। जैसे ही लेस देन 40 हुआ आपको डिजीज आने की संभावना बढ़ जाएंगी, लेस देन 70 हुआ, मोर देन 70 हुआ, लेस देन 40 हुआ, दोनों ही कंडीशन में आपको डिजीज आने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब ये हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो 12 मेरिडियंस होती हैं, जो 7 चक्रास होते हैं, उनका वोल्टेज और उनका एनर्जी कैलकुलेट करके बताता है। ये बात शायद आपको सुन के थोड़ा अलग लग रहा होगा, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से एग्री ना करें। मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में बताना चाहता हूं। जैसा हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर एक बॉडी और होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी। इसमें होती हैं 72,000 नाड़ीज और एनर्जी चैनल्स, और इनके अंदर एनर्जी फ्लो करती है। साइंटिस्ट ने इन्हें प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है, और देखने के बाद उसमें एनर्जी के एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो अगर इन नाड़ीज में, इन एनर्जी चैनल्स में, इन मेरिडियंस में कहीं पर वोल्टेज प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज आ गए हैं, तो जिस ऑर्गन को, जिस सेल को, जिस टिश्यू को ये नाड़ी सप्लाई करती हैं, वहां की सेलुलर वोल्टेज कम हो जाएगी या बायोकेमिकल से पहले एनर्जी चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे में ये डिवाइस 72,000 नाड़ियों में से कुछ मेजर नाड़ीज का, कुछ मेजर मेरिडियंस का, जो 12 मेजर मेरिडियंस होती हैं, उसका मेरिडियन वोल्टेज कैलकुलेट करके बताता है। 4 to 6, हर मेरिडियन के अंदर 4 to 6 एनर्जी होनी चाहिए। लेस देन 4 अगेन हाइपो, मोर देन 6 हाइपर। हाइपो एंड हाइपर बोथ आर नॉट गुड। जैसे कि आपने सुना ही होगा, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड लेवल कम होने से तो प्रॉब्लम, थायराइड लेवल बढ़ने से तो प्रॉब्लम। सेम टू सेम एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरा एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, तो ये तो अच्छा हुआ। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट एनर्जी। जब आपकी सटल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज 4 to 6 के रेंज में होगी हर पॉइंट पर, और ओवरऑल 40 to 70 के रेंज में होगी, तब आपका ओवरऑल फिजिकल एनर्जी, तब आपका डायनामिक होगा, वाइब्रेंट होगा। फिर हम एक एक एनर्जी सेंटर्स का वोल्टेज देख सकते हैं। ये जो चक्र हैं, इनको अलाइनमेंट देखा जाता है कि कितने अलाइन हैं। ये सेंट्रली 100% अलाइनमेंट होना चाहिए, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट गॉड, और हम योगी भी नहीं हैं, हम तो भोगी हैं। इनफैक्ट या तो भोगी हैं या रोगी हैं, योगी नहीं हैं।
तो भोगी और रोगी होने के कारण बहुत कम लोगों के परफेक्ट 100% अलाइनमेंट आता है। हाँ, कुछ महापुरुष के, कुछ योगी लोगों के जब हमने स्कैन करके देखे तो उनका 99% तक अलाइनमेंट आता है, 98%, 99% डेफिनेटली, लेकिन हर किसी का नहीं आता। हाँ, कितना आना चाहिए? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 100% के इधर 2 लाइनें आपको दिखाई देंगी, ये है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपको देखना है कि कितना अलाइन है। विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है तो आप नॉर्मल हैं। किसका अलाइनमेंट? ये चक्रों का अलाइनमेंट। लेकिन अगर 2 स्टैंडर्ड से बाहर गया तब आपको मेजर प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो एक अलाइनमेंट देखना होता है इन एनर्जी सेंटर्स का, और दूसरा देखना होता है इनका बैलेंस। ईच पॉइंट का वोल्टेज 4 to 7 होना चाहिए, 4 to 6। ईच पॉइंट का वोल्टेज 4 to 6 होना चाहिए। तो ये दोनों एनालिसिस आपको इस मॉड्यूल में दिखाई देते हैं, जिसका नाम है ये चक्रास। ये चक्र दिखाई देंगे, इनका अलाइनमेंट दिखाई देगा और इनकी वोल्टेज पता चलेगी। यहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि एक एक एनर्जी सेंटर डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट नर्वस टिश्यू को कंट्रोल करता है। ये जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वी कॉल हिम चक्रास। ये जो चक्र होते हैं ये वहीं पर होते हैं जहां पर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली नर्वस प्लेक्सेस होते हैं, न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं, नर्व्स के गुच्छे होते हैं। और ये वहीं पर होते हैं जहां पर ग्लैंड्स होती हैं। जैसे ये क्राउन चक्र पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड, ये आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, ये थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र से रिलेटेड, थ्रोट चक्र से रिलेटेड, थाइमस हार्ट चक्र से रिलेटेड, पेनक्रियास कौन से चक्र से? येलो चक्र, सोलर चक्र से रिलेटेड, स्वादिष्ठान सैक्रल प्लेक्सस, और किससे रिलेटेड? ओवरीज एंड टेस्टिस से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्लैंड से रिलेटेड। और लास्ट पार्ट जो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, वो रिलेटेड है एड्रिनल ग्लैंड से। तो यानी कि जहां जहां ग्लैंड्स हैं, जहां जहां नर्वस टिश्यूज के प्लेक्सेस हैं, वहीं पर ये चक्र होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चक्र हैं ये साइको न्यूरो इम्यूनो बैलेंस लेकर आते हैं। मेडिकल साइंस बताता है कि जब हमारा नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम तीनों बैलेंस्ड में रहेगा, तब हमारी बॉडी हेल्थ की मोड में रहेगी, वेलनेस की मोड में रहेगी। क्योंकि ये जो 3 मेजर सिस्टम है, नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन, ये तीनों हमारी हेल्थ के मेजर पिलर्स हैं। और फोर्थ होता है GIT, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये चारों सिस्टम को समझ लिया जाए, ये मेन पिलर हैं हेल्थ के, पूरा हेल्थ इनके ऊपर टिका हुआ होता है। और जब इनका बैलेंस गड़बड़ होता है तब बॉडी के अंदर डिजीज आती है। और ये सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं साइको से। साइकी मतलब माइंड। इसीलिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो मेडिकल साइंस की ही ब्रांच है, वही बताता है कि साइकी हमारी माइंड की इमोशन, डिस्टर्ब्ड इमोशन, स्ट्रेस, एंगर, नेगेटिव इमोशन, डिस्टर्ब्ड इमोशंस, ये हमारे नर्वस, इम्यून, एंडोक्राइन सिस्टम को और GIT को, चारों को डिस्टर्ब कर देती है। और उसकी वजह से फिर डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो पता है मेडिकल साइंस ने, लेकिन ये नहीं बताया कि नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और GIT को ठीक कैसे किया जाए। बहुत आसान है ये चक्र, क्योंकि ये चक्र एक ऐसा चीज है जो इन तीनों सिस्टम का कनेक्टिंग पॉइंट है। ये मेडिकल साइंस में नहीं बताया गया, ये हमारी एंशिएंट वैदिक साइंस में बताया गया है। एक्सप्लोर करिए, देखिए, गूगल करके देखिए, बहुत सारी चीजें आप गूगल करते हैं ना, करिए इसको भी गूगल, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एंशिएंट वैदिक साइंस, उन लोगों को मालूम था ये चक्रों के विज्ञान को, इसीलिए उन्हें मालूम था कि ये नर्वस, इम्यून, एंडोक्राइन और GIT को कैसे कंट्रोल करें चक्रों के द्वारा। वो एक एक चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं करते थे। आज मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हर चीज का डॉक्टर है। कैसे? हर ब्रांच का एक एक डॉक्टर है, सुपर स्पेशलाइज्ड, MBBS, MS, MCH, फिर फेलोशिप्स। मान लीजिए आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पास जाएंगे, आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, पता है आपको, अगर पेट की भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भी गए, उसने देखा कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो वो आपको हेपेटोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, क्योंकि हम सुपर स्पेशलाइज्ड हैं। लीवर के लिए एक डॉक्टर, किडनी के लिए एक डॉक्टर, पेनक्रियाज के लिए एक डॉक्टर, लंग्स के लिए एक डॉक्टर। कितने डॉक्टर्स के पास जाएं? जाना ही पड़ेगा जब डिजीज आएगी। लेकिन अगर हम इस बॉडी को एज ए होल, होलिस्टिक वे में समझें और ये चक्र विज्ञान को समझ लें,
तो कितना अच्छा हो। इसीलिए तो एंशिएंट वैदिक टाइम में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते थे, जनरलाइज्ड डॉक्टर होते थे। वो पूरे शरीर को समझते थे, पूरे पर्सन को समझते थे, एज ए होल समझते थे, होलिस्टिक, होलिज्म, पूरे बॉडी को समझना। हम कोई कार नहीं है कि छोटी छोटी मशीन पार्ट हैं, इसको निकाला, इसको ठीक कर दिया। हम एक पूरी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है हम, बीइंग, माइंड और सोल भी है हमारे अंदर। एक पार्ट डिस्टर्ब हुआ बीइंग का, सोल डिस्टर्ब हुई, माइंड डिस्टर्ब हुआ, एनर्जी डिस्टर्ब हुई, बॉडी और ब्रेन तो गया। फिर दिखाते रहे एक एक डॉक्टर्स के पास। वो तो करना ही पड़ेगा, मेडिकल साइंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जब आपको डिजीज हो गई। हाँ, उससे पहले का ऑल्टरनेटिव है कि आपकी बॉडी में डिजीज आए ही ना, और अगर डिजीज आ गई है मेडिकल साइंस की भी मदद लें और इस साइंस की भी मदद लें, एनर्जी मेडिसिन की, क्योंकि आपको एनर्जी लेवल तक जाके चेंज करना होगा। इसीलिए मैं चक्रों को बहुत ज्यादा फेवर करता हूं और इसीलिए इन चीजों को अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करता हूं और अपने पेशेंट्स को भी बताता हूं। साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइन बैलेंस कैन बी बॉट बाय दीज 7 चक्रास। अगर ये 7 चक्र की एनर्जी 4 to 6 के बीच में, अलाइनमेंट 90 से 100 के बीच में है, तो आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ एनर्जी बहुत अच्छी है। समझा आपने कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें? मेरिडियंस को आपने समझा, चक्रास को आपने समझा, नाड़ीज को आपने समझा। अगला पार्ट है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कैलकुलेट करके बताता है कितना स्ट्रेस है। आप एंजाइटी में है, ऑप्टिमम है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फिर ये बताता है आपकी ओवरऑल हेल्थ एनर्जी कितनी है। फिर ये बताता है बैलेंस कितना है राइट और लेफ्ट के बीच में। फिर ये बताता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का बैलेंस। 2 सिस्टम है बॉडी के अंदर, दोनों में कितना बैलेंस है। इसके अलावा ये एक एक ऑर्गन के अंदर आपका एनर्जी बैलेंस बताता है, कहां कहां पर किस ऑर्गन में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बैलेंस नहीं है। जहां जहां पर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेट होगा वहां वहां पर बॉडी डिजीज्ड हो जाएगी, वो ऑर्गन सिस्टम में डिजीज आने की संभावना है। इतना समझने के बाद अगला पार्ट आता है, इसमें एक एक ऑर्गन्स को, जो ऑर्गन सिस्टम है, पहले ये मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक एक सिस्टम का ओवरऑल हेल्थ एनर्जी कैलकुलेट करके बताता है कितना है। सेम 4 to 6 होना चाहिए, लेस देन 4 है तो प्रॉब्लम है, मोर देन 6 है तो प्रॉब्लमेटिक है, उसको ठीक करने की जरूरत है। फिर उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए आप गैस्ट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके अंदर लीवर की एनर्जी, पेनक्रियाज की एनर्जी, स्प्लीन की एनर्जी, एक एक ऑर्गन की भी एनर्जी बताता है। यानी कि ये एक ओवरऑल बॉडी की एनर्जी, फिर मेरिडियंस की एनर्जी, फिर चक्रास की एनर्जी, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम की एनर्जी और उसके बाद ऑर्गन्स की एनर्जी तक जाके बताता है। उसके बाद तो फिर सेलुलर लेवल बचता है। तो यानी अगर आपने ओवरऑल अपनी बॉडी की हेल्थ एनर्जी को समझ लिया और जहां जहां पर डिस्टर्बेंस है वहीं वहीं पर डिजीज आने की संभावना होती है अगले 3 से 6 महीने में। मोटा मोटा डायग्नोसिस ऐसे बनता है कि ये जीडीवी बायोवेल स्कैन जहां जहां पर आपके एनर्जी डिस्टर्बेंस शो करेगा, या तो आपको अभी एट प्रेजेंट में उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है, डिजीज है, या हो सकता है कि अभी कुछ भी सिम्टम्स ना हो और वो सारे चेंजेस अभी एनर्जी के लेवल पर हों, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीनों में, 8 महीनों में ये सारे एनर्जी चेंजेस फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस लाने वाले हैं। चॉइस आपकी है, पहले से ही समझना है या डिजीज आने के बाद समझना है। और कहीं ना कहीं हमने अपना लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी कर दिया है, डाइट पूरी डिस्टर्ब, लाइफस्टाइल, उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय सब डिस्टर्ब। बॉडीज को कैसे अलाइन किया जाए, कैसे अपने हेल्थ ऑरा को, हेल्थ एनर्जी को बैलेंस किया जाए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है डायग्नोसिस कि मेरा हेल्थ एनर्जी का स्टेटस क्या है। और ये जीडीवी बायोवेल आपका डिफरेंट लेवल पर एनालिसिस करके आपकी हेल्थ एनर्जी का पूरा एक ब्यौरा आपको देता है, जो है एनर्जी ऑडिट। और ये एनर्जी ऑडिट पाने के बाद फिर आप अवेयर होते हैं कि कहां कहां पर काम करना है। फिर बहुत सारी चीजें हैं हमारे इस पॉजिटिव हेल्थ जोन में, जहां पर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा, आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशंस के द्वारा, नेचुरोपैथी रिजुविनेशंस के द्वारा, साइकोन्यूरोबिक साइंस के द्वारा, चक्र विज्ञान के द्वारा, माइंड साइंसेस के द्वारा, हिप्नोथेरेपी के द्वारा, ये सारी साइंसेस जो कि मेटाफिजिकल साइंसेस हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट वैदिक साइंस विद मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकेशन विद मेडिटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ
फिजिकल साइंसेज विद मेटाफिजिकल साइंसेज। तो ये यूनिक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच से फिर हम आपकी हेल्थ एनर्जी को वापस नॉर्मल लेकर आते हैं। बट पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा स्टेप है अपने हेल्थ एनर्जी स्कैन को करवाकर समझना कि मैं किस प्रकार का हूं, मेरी हेल्थ एनर्जी कहाँ गड़बड़ है। और तीसरा पार्ट है फिर जब आपको समझ में आए ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर इंटरवेंशन लेना, वो सारे बदलाव लाना जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरा पैशन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद मैं पिल्स, इंजेक्शंस, सर्जरीज पर बहुत कम विश्वास करता हूँ। वो लास्ट ऑप्शन होने चाहिए। बेटर है आप अपने हेल्थ पर काम करें डिजीज की बजाय। डिजीज करोड़ों हैं, डायग्नोसिस करोड़ों हैं, पिल्स करोड़ों हैं, हेल्थ एक है। बेटर है इस हेल्थ के एस्पेक्ट पे काम करें, सब कुछ हेल्दी हो जाएगा। हेल्थ स्कैन, एनर्जी हेल्थ स्कैन, GDV बायो।